नमस्कार, हाय, हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी प्यारे मित्र एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का। मैं विकास कटारिया एक बार फिर से लेकर के आ गया हूँ आप सभी दोस्तों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। देखो, जैसा कि हमने सेल बायोलॉजी स्टार्ट कर रखी है, अब तक हमने पूरी कंप्लीट सेल बायोलॉजी देख ली है। बस एक लास्ट टॉपिक जो बच जाता है वो बच जाता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में भी हमने लगभग पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया है, केवल एक पॉइंट बच जाता है, वो है क्रोमोसोम वाला। ठीक है, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन किस प्रकार से बनने वाला है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्यारे दोस्तों, देवियों और सज्जनों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। अब मैंने आपको बताया था स्टार्ट की क्लास में, मैंने आपको बताया था भैया क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र क्या होते हैं। गुणसूत्र एक प्रकार के जो अनुवांशिक इकाइयां होती है ना, उनको ले जाने के लिए वाहक होते हैं। वापस से सुन लो, गुणसूत्र क्या होते हैं? जो अनुवांशिक इकाइयां होती हैं जैसे जीन, उनको ले जाने के लिए वाहक का कार्य करते हैं गुणसूत्र। अब मेरी बात सुनो, ये जो गुणसूत्र होते हैं वो केंद्रक में उपस्थित होते हैं। कहां पे उपस्थित होते हैं? केंद्रक में। तो सबसे पहले इनकी उपस्थिति देखो, वो कहां पे होगी? केंद्रक में। ठीक है, अब देखो, यूकेरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका होती है, यस और नो। सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, द्विझिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है, जिसमें ये क्या उपस्थित होते हैं कि ये क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक है, और जब प्रोकैरियोट कोशिका की अगर मैं बात करता हूं, तो इनका जो अनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल, ये जो क्रोमोसोमल पार्ट होता है, वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा पड़ा रहता है। इतनी बात हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो मैं यूकेरियोटिक कोशिका की गुणसूत्र की यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, ये जो गुणसूत्र होता है ना, केंद्रक में पाए जाने वाला क्रोमेटिन पदार्थ होता है। क्या होते हैं भैया गुणसूत्र? केंद्रक में पाए जाने वाला क्या होता है? क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ये लो, इस शब्द को याद रखना है, क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ठीक है, ये क्रोमेटिन पदार्थ ही होता है गुणसूत्र। देखो, जैसे जैसे सेल डिवीजन होता जाएगा, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे इंटरफेजिक। देखो, यहाँ पे मैंने एक आपको संरचना बताई थी, अगर याद हो तो पहले वाली क्लास में। ये क्या है? ये है यहाँ पे केंद्रक। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है, ये जो केंद्रक है, वो कौन सा केंद्रक है? न्यूक्लियर इंटरफेजिक केंद्रक। समझते जाना बात को, ये कौन सा है? इंटरफेजिक। इंटरफेजिक का मतलब समझ रहे हो? जब इंटरफेज या अंतर अवस्था वह अवस्था होती है जब कोशिका विभाजन नहीं हो रहा होता है, उस दौरान के हम इस क्रोमोसोम का कहां पे अध्ययन करेंगे? जब ये केंद्र कौन सी अवस्था में होगा? इंटरफेजिक अवस्था में होगा, यानी अंतर अवस्था में होगा। उस दौरान की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, उस दौरान आपने एक चीज देखी थी कि भैया इसी केंद्रक के ऊपर, केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? इस प्रकार से धागे नुमा संरचना पाई जाती है। छोटी छोटी इस प्रकार की क्या पाई जाती है? धागे नुमा संरचना पाई जाती है, यस और नो। जिन्हें मैंने क्या बताया था? बिट्स ऑफ स्टेयरिंग। किस प्रकार की होती है ये धागे नुमा संरचना? बिट्स ऑफ स्टेयरिंग, यानी मोतियों की माला के समान, जो कि इंटरफेजिक अवस्था में ये होते हैं। ये क्या थे? ये थे क्रोमेटिड। क्या थे? क्रोमेटिड इन्हें बोला जाता है, यस और नो। ये कौन से पदार्थ हो गए? क्रोमेटिन पदार्थ हो गए। जैसे ही यहाँ पे सेल डिवीजन होगा, जैसे ही सेल डिवीजन होता जाएगा, यानी एम फेज अवस्था बनती जाएगी, उस दौरान ये जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो संघनित होता जाता है। क्या हो जाता है इसका हो जाता है संघनन, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, इसका हो जाता है जैलीकरण। जैलीकरण का मतलब भी क्या होगा? यहाँ पे संघनन होता जाएगा। या फिर मैं क्या बोल सकता हूं इसे? निर्जलीकरण। क्या बोल सकता हूं? निर्जलीकरण, यस और नो। ये सभी एक ही चीज है कि ये जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है, सेल डिवीजन जैसे आगे चलता है तब ये संघनित होते जाते हैं, या फिर मैं लिख सकता हूं इसको कुंडलित होते जाते हैं, या इनका क्या हो जाता है? कुंडलन होता है। अब जैसे इनका कुंडलन या संघनन हो जाएगा, तो ये क्या होंगे भैया? ये इस प्रकार की संरचना का निर्माण कर लेते हैं, इस प्रकार की संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जो कि क्या होते हैं? गुणसूत्र, या इन्हें क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ठीक है, अब समझ में आ गया कि भैया इन्हें क्रोमेटिन पदार्थ मैंने क्यों बताया है। ये इनका क्या होगा? संघनन होगा, जैलीकरण या निर्जलीकरण या कुंडलन होगा, और फिर किसका निर्माण कर लेते हैं? या गुणसूत्र का निर्माण कर लेते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये कब होगा? सेल डिवीजन की अवस्थाएं जैसे जैसे बढ़ती जाएगी। जैसे ये जो अवस्था है ना, मैं एम फेज की बात कर रहा हूं। कौन सी फेज? एम फेज की बात कर रहा हूं। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, जो गुणसूत्र होते हैं
वो सेल डिवीजन की एम फेज के अंदर स्पष्ट रूप से इनका हम बाह्य आकारिकी अध्ययन कर सकते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि एक गुणसूत्र का हम बाह्य आकारिकी अध्ययन किस अवस्था में कर सकते हैं। एम फेज यानी कि मेटाफेज, जो कि सेल डिवीजन की मेटाफेज अवस्था होती है, इसमें स्पष्ट रूप से हम एक संघनित गुणसूत्र को देख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो यहां पे मैं बता रहा था आपको क्रोमेटिन पदार्थ किस प्रकार से गुणसूत्र के अंदर तब्दील होते हैं, ये मैंने बता दिया है। इनका क्या हो जाता है? संघनन हो जाता है। ये क्रोमेटिन पदार्थ जो कि इंटरफेजिक अवस्था की बात थी, सेल डिवीजन के बाद में एमफेज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बोलो समझ में आ गई? साथ में एमफेज के लिए याद रखना, जब भी किसी गुणसूत्र का बाह्य आकारिकी अध्ययन किया जाता है तो स्पष्ट रूप से वो कौन सी अवस्था होगी जहां पर वो गुणसूत्र संघनित रूप से होंगे? एमफेज अवस्था के अंदर। यस और नो? ठीक है। तो इतनी बातें आप किसके लिए याद रखोगे? इस गुणसूत्र के लिए याद रखोगे। अब इस गुणसूत्र की मैं खोज की बात कर देता हूं कि भैया इस गुणसूत्र की खोज किसने की? खोज, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है यहाँ पे स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर, खाने वाला बर्गर नहीं है भैया, ठीक है। स्ट्रासबर्गर, जिन्होंने 1875 में 1875 में इस गुणसूत्र के बारे में अपनी अवलोकन किया। क्या किया? इन्होंने खोज की, या फिर मैं बोल दूं अवलोकन किया, ठीक है। अवलोकन किया। कब किया? 1875 में। किसने किया? स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने। फिर आते हैं एक वैज्ञानिक जिनका नाम है वाल्डेयर। वाल्डेयर, दोनों नाम आपने जरूर सुने होंगे। वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक आते हैं जो कि 1888 में 1888 में जिन्होंने ये नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? गुणसूत्र। ये जो धागेनुमा संरचना थी इनको आगे देखा और इनका नाम दे दिया क्या? गुणसूत्र। जब आपको गुणसूत्र नाम के लिए पूछ ले तो वाल्डेयर 1888 और स्ट्रासबर्गर जो कि अवलोकन किया इस गुणसूत्र का 1875। क्लियर है इतनी बात? ये इनकी खोज से संबंधित बात हो गई। ओके, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात मैं बताने वाला हूं। क्या है इंपॉर्टेंट बात? इंपॉर्टेंट बात ये बन जाती है कि क्या ये एक जाति की जो एक विशेष जाति है कोई भी, क्या उसके जो जितने भी जीव होते हैं इनमें गुणसूत्र की संख्या अलग अलग पाई जाती है या फिर समान पाई जाती है? यानी मैं अब आपको बताने वाला हूं इन गुणसूत्रों की संख्या के बारे में। याद रखना, कोई भी एक विशेष जाति, जैसे मानव जाति की मैं बात कर रहा हूं, इसके जो जितने भी सदस्य हैं, चाहे बच्चे ले लो, चाहे बूढ़े ले लो, चाहे यहाँ पे जवान ले लो, औरत ले लो, पुरुष ले लो, कोई भी जितने भी सदस्य एक विशेष प्रकार की जाति के जितने भी सदस्य होते हैं, सभी के जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो समान होती है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी ये बात है। अब इन सबको मैं एक बार इरेज कर देता हूं ताकि दो चार बातें काफी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता सकूं। ओके, इतनी बात तो आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी। तो एक विशेष जाति के अंदर जितने भी वो सदस्य उस जाति के अंदर पाए जाते हैं, सभी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है। ये लो मैं लिख दिया, विशेष जाति में, जाति सदस्यों में गुणसूत्र की संख्या आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्न में से सत्य है, निम्न में से असत्य है ना। और फिर यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि विशेष जाति के सदस्यों में गुणसूत्रों की संख्या भिन्न भिन्न होती है ना। भिन्न भिन्न नहीं होती है, जैसे मानव के अंदर है ना। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे मानव के अंदर जो द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं ना, द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड, द्विगुणित, उनकी संख्या कितनी होती है? जिसे 2n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, 46 होती है। 2n बराबर कितने होते हैं? 46 होते हैं। यस और नो? द्विगुणित गुणसूत्र जिन्हें बोला जाता है। जो मानव की युग्मक कोशिका होती है, जैसे कौन से हो गई? गैमेट सेल हो गई, जैसे मादा के अंदर अंडाणु हो गया, पुरुष के अंदर शुक्राणु हो गया, उन कोशिकाओं के अंदर होती है हैप्लॉइड गुणसूत्र, यानी n बराबर 23। यस और नो? इतनी बात आपको जरूर पता होगी। हैप्लॉइड के अंदर गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, डिप्लॉइड में इसके दुगने हो जाते हैं। जैसे मानव के अंदर डिप्लॉइड सेल में 46 गुणसूत्र, तो सभी के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्लियर इतनी बात? इसी प्रकार से अगर मैं संख्या की बात करूं, यहाँ पे पाइसम सेटाइवम की मैं बात कर देता हूं। पाइसम सेटाइवम का मतलब समझ गए ना, मटर की मैं बात कर रहा हूं, जिसे क्या बोलते हैं? उद्यान मटर या मीठी मटर, जिसके अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 2n। मैं डिप्लॉइड कोशिका का ही यहाँ पे लिखूंगा, है ना। जितने भी मैं यहाँ पे गुणसूत्र और जीव लिखूंगा, सारे के सारे डिप्लॉइड के ही मैं लिखने वाला हूं। यस और नो? इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं मेज की, मेज यानी कि मक्का की यदि मैं बात करूं तो इसमें
डिप्लॉइड गुणसूत्र कितने होंगे? 28 गुणसूत्र होते हैं। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं ड्रोसोफिला की, ड्रोसोफिला, ठीक है, ये भी याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट पूछ सकता है ड्रोसोफिला के गुणसूत्र 2n बराबर कितने होते हैं? 8। क्लियर? ये ड्रोसोफिला के गुणसूत्र हो गए। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं यहां पे कि भैया पादपों के अंदर सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? पादपों में सबसे ज्यादा गुणसूत्र, तो एक फर्न होता है जिसका नाम क्या है? ओफियोग्लोसम। क्या कहते हैं उसे? ओफियोग्लोसम। ठीक है, मैं लिख देता हूं ओफियोग्लोसम। ठीक है, ये फर्न है। तो इसमें ओफियोग्लोसम में सबसे ज्यादा पादपों के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। 2n बराबर कितने होते हैं? 1260 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। सभी का मैंने क्या कहा? मैंने डिप्लॉइड गुणसूत्र लिख रहा हूं। क्लियर है? ये तो पादपों में सर्वाधिक हो गए। ये लो मैं यहां पे बता भी देता हूं, पादपों में सर्वाधिक गुणसूत्र। यदि इसी प्रकार से आपको जंतुओं के अंदर ये पूछ लिया जाए जंतुओं में सर्वाधिक गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, तो एक आपने नाम जरूर सुना होगा। कौन सा? रेडियोलेरियन नाम सुना होगा आपने, जिसे क्या बोला जाता है? औलोकेंथा के नाम से भी जाना जाता है। औलोकेंथा, रेडियोलेरियन। ठीक है, रेडियोलेरियन क्या है ये समझ में आ गया ना? आपने जरूर एग्जाम्पल पढ़ा होगा, जो कि एक प्रोटोजोन है। प्रोटोजोन, ठीक है, एक प्रोटोजोआ सदस्य है रेडियोलेरिया। इसमें जो जंतु होते हैं सबसे ज्यादा गुणसूत्र इसी में पाए जाते हैं। 1600, 2n बराबर कितने गुणसूत्र होते हैं? 1600 गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। ये देख लो, मैंने कुछ एक एग्जांपल ऐसे लिखे हैं जिनके चांसेस बन सकते हैं कि डायरेक्टली आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं। ठीक है, तो पाइसम से टाइगन में हो गए 2n बराबर 14। मानव के अंदर मेनली याद रख लेना भैया, इंपॉर्टेंट बन जाता है। और हम स्टडी भी करने वाले हैं मानव गुणसूत्र की। 2n बराबर 46 हो जाते हैं। क्लियर है क्या इतनी बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चिंपैंजी का भी याद रख लो, मानव के साथ में आप चिंपैंजी, और चिंपैंजी का कितना होता है? चिंपैंजी का 2n बराबर कितना होता है? 48। अपने से एक जोड़ी गुणसूत्र ज्यादा होते हैं चिंपैंजी में। यस और नो? ठीक है, अब देखो एक प्यारी सी लाइन में आपको बताने वाला हूं, और इस लाइन को आप माइंड में भी सेट कर लेना और ट्रिपल स्टार मार्क कर देना भैया, काफी इंपॉर्टेंट बात है। इन गुणसूत्रों की संख्या किसी भी जीव की कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं बताती है। वापस से सुन लो बात को, गुणसूत्रों की संख्या जीव की जटिलता को प्रदर्शित नहीं करती है। अब खुद से देखो, जैसे मानव के गुणसूत्र की बात करें 2n = 46 है, केवल 46 गुणसूत्र है ना, जबकि यहाँ पे रेडियोलेरियन की देखो 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो कौन इनमें कॉम्प्लेक्सिटी किसमें ज्यादा है भैया? विकसित प्रकार से जटिलता किसमें पाई जाती है? मानव में पाई जाती है। यस और? पादप की बात करें 1260 यहाँ पे है, जबकि अपने में कितने हैं? केवल 46 गुणसूत्र। तो जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो जटिलता को प्रदर्शित नहीं करती। गुणसूत्रों की संख्या जीव की जटिलता को प्रदर्शित नहीं करती। जीव जटिलता को प्रदर्शित नहीं करती। और देखो इनके स्क्रीनशॉट लेते रहा करो। वैसे तो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और लेकिन जो भी जैसे बोर्ड एकदम कंप्लीट बढ़ जाए स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि आप फटाफट से आपको इनको रीडिंग भी कर सको। यस और नो? क्योंकि मैं जितने भी नोट्स लिखता हूं आपको पता है ज्यादा लंबे बना करके नहीं लिखता हूं। जैसे ये लाइन मैंने बहुत लंबी लिख दी, इतना तो मैं लिखता ही नहीं, लेकिन फिर भी लिख दिया हूं। गुणसूत्रों की संख्या जीव की जटिलता को प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक है, हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए निम्न में से सत्य है गुणसूत्रों की संख्या जो है एक जीव की जटिलता को प्रदर्शित करती है। अब हम यहाँ पे कंफ्यूज ये हो जाते हैं, इमोशन में आ जाते हैं कि भैया गुणसूत्र है, इसका मतलब ये अनुवांशिक वाहक है, इसका मतलब इसमें जीन उपस्थित होते हैं, विभिन्न कैरेक्टर इसमें जीनों में उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र का नाम आ गया, मतलब ये जटिलता को तो प्रदर्शित करेगी करेगी। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को क्या कर देते हैं? गलत नहीं करती है। मैंने समझा भी दिया है किस प्रकार से। यस और नो? ठीक है, तो जीव की जटिलता को ये प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, आगे देखो, तो फिर प्रदर्शित करेगा कौन? जटिलता को प्रदर्शित करता कौन है? वो जीनों की संख्या होती है। कि कौन? जीनों की संख्या। जीनों की संख्या जो है यहाँ पे जटिलता को प्रदर्शित करती है। ये लो, इसको स्टार मार्क कर लेना बात को। और जीन क्या होते हैं? अनुवांशिक की इकाई होती है, जो कहां पर पाए जाते हैं भैया? ये पाए जाते हैं अपने गुणसूत्रों के ऊपर। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो अनुवांशिक इकाई के वाहक होते हैं। यस और नो? बात हो गई इतनी? ठीक है,
तो जीनों की संख्या प्रदर्शित करती है किसी भी जीव की जटिलता को, ना कि गुणसूत्रों की संख्या। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बता दिया है और मैं उम्मीद करता हूं बात आपके माइंड में एकदम सेट हो गई है। क्लियर है? चलो, तो ये तो बात हो गई यहाँ पे गुणसूत्र से रिलेटेड छोटी मोटी बातें। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को लेकर के, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर को समझना हमें बेहद जरूरी है। क्वेश्चन एकदम स्ट्रक्चर से बन सकता है। ये रिलेटेड बातें जो मैंने बताई है आपको क्वेश्चन सोल्व करने में काफी मदद करेंगी। यस और नो? चलो, अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, गुणसूत्र की स्ट्रक्चर। और आपको बताया मैं बाह्य आकारिकी की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है एम फेज की बात कर रहा हूं। कोशिका की कौन सी विभाजन की बात कर रहा हूं यहाँ पे, यानी विभाजन की कौन सी अवस्था की, एम फेज की, मेटाफेज अवस्था की। क्लियर है? चलो देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, मैं ऑलरेडी बना करके लाया हूं ताकि आपका ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि मुझे बस एक्सप्लेन करना पड़े। ये गुणसूत्र है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया था, संगठित हो जाते हैं और इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाते हैं। यस और नो? ये क्या हो गया, एक क्रोमोसोम है, इसे बोलते हैं एक क्रोमोसोम, यानी एक गुणसूत्र। अगर मुझे एक गुणसूत्र और बनाना होता तो मैं ऐसे बनाता, अगर इस प्रकार से मुझे एक गुणसूत्र और बनाना होता तो मैं ये बनाता। यस और नो? इसे क्या कहेंगे, एक अकेला गुणसूत्र। तो आप एक गुणसूत्र का डायग्राम वहां पे देख रहे हो। क्लियर है? देखो, सबसे पहले ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इतनी सी, इतनी वाली, ठीक है, इस तरफ देख लो, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक मैंने यहां पे इसका हिस्सा उठा लिया है, इसी प्रकार के यहां पे 1, 2 और 3 हिस्से मैंने छोड़ दिए हैं, यानी मैं केवल एक हिस्सा यहां पर लेकर के आया हूं। इस एक हिस्से को क्या कहा जाता है, इस एक हिस्से को बोला जाता है क्रोमोनिमा या क्रोमोनेमेटा। क्या बोला जाता है, क्रोमोनेमा, ये इसे क्रोमोनेमेटा के नाम से भी जाना जाता है। यस और नो? मैं बोलूंगा इस भाग को क्रोमोनिमा। क्लियर है? समझते जाना, कॉन्सेप्ट यहां से थोड़े से आपकी क्लियर होते जाएंगे। तो इसके एक इतने से भाग को मैंने बोल दिया क्रोमोनिमा। क्लियर? क्लियर, ठीक ठीक। अब यहां पे देखना, जैसे ही एक क्रोमोनिमा और लगा देता हूं मैं, इसके बन जाता है क्या, ये क्रोमेटिड। अब क्या बोलूंगा इसको, अब मैं इसको बोलूंगा क्रोमेटिड। ठीक है, ये लो, क्रोमेटिड। ठीक है, क्रोमेटिड, या फिर मैं क्या बोल देता हूं, क्रोमेटीन इसे बोल करके चलता हूं। ठीक है, क्रोमेटीन आ गया। अब यहां पे आपको जो ध्यान देने वाली बात है, कॉन्सेप्ट को एकदम सही तरीके से लेकर के चलना है, क्रोमोनिमा, क्रोमेटिड। यस और नो? एक गुणसूत्र को बनाने के लिए कितने क्रोमोनिमा की आवश्यकता पड़ी, बोले सर 4 की आवश्यकता पड़ी। 1 2 3 4, 4 क्रोमोनिमा या क्रोमोनेमेटा मिलकर के एक गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। कह सकता हूं? ठीक है, तो एरो लगा दूंगा, 4 क्रोमोनिमा मिलकर के एक गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। ठीक ठीक। अगर मुझे बताना हो कि भैया एक क्रोमेटिड कितने गुणसूत्र का निर्माण करता है, तो एक क्रोमेटिड जो है अर्ध गुणसूत्र का निर्माण करता है, अर्ध गुणसूत्र का निर्माण करता है। यस और नो? बताओ, कोई मैंने अलग बात लिखी है क्या? बोले सर नहीं, ये जो आधा भाग ऊपर वाला बच जाता है या नीचे वाला बच जाता है उसे क्रोमेटिड बोलते हैं, और ये अर्ध गुणसूत्र का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब हो गया 2 क्रोमेटिड मिलकर के, 2 क्रोमेटिड मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, एक गुणसूत्र का निर्माण कर रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक गुणसूत्र कितने क्रोमेटिड मिलकर के बनते हैं, भैया 2, अर्ध गुणसूत्र 1, कितने क्रोमोनिमा, 4 क्रोमोनिमा। क्लियर है? इतनी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी था कि मैं किसको क्रोमोनिमा बोलूंगा, किसको क्रोमेटिड बोलूंगा। यस और नो? ठीक है, आ जाओ, अब वापस से आ जाओ। ये जो अंदर आप एक गुणसूत्र के अंदर ये वाला जो भाग देख रहे हो, इसके अंदर क्रोमोनिमा का जो आंतरिक भाग देख रहे हो, इसे कहा जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो कि प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, प्रोटीन से बना हुआ मैट्रिक्स उपस्थित होता है। एक क्रोमोनिमा की मैं बात कर रहा हूं, इसी प्रकार से सभी क्रोमोनिमा में क्या उपस्थित होता है, यहाँ पे मैट्रिक्स उपस्थित होता है। क्लियर? बात को समझते जाना। ये जो आप बाह्य संरचना इस प्रकार से आप देख रहे हो, जो कि इस मैट्रिक्स को कवर किए हुए रहता है, इसे बोलते हैं पेलिकल। बोले सर क्या ये केंद्र इस क्रोमोसोम की झिल्ली है क्या? क्या क्रोमोसोम की झिल्ली पेलिकल होती है क्या? अरे भैया, देवी और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, याद करो मैंने एक बात बताई थी कि केंद्रिका हो गई, या फिर यहाँ पे क्रोमोसोम मैंने कहा था अन्य झिल्ली रहित कोशिकांग में आते हैं। यस और नो? एग्जाम्पल बताए थे,
गुणसूत्र के ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती है, तो इसे झिल्ली मत समझ लेना। ये तो मैट्रिक्स के ऊपर पाई जाने वाली एक परत है जिसका नाम क्या है, पेलिकल। क्लियर है? तो आपको वापस से ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि निम्न में से सत्य या असत्य है। पेलिकल जो होती है गुणसूत्र की झिल्ली होती है, नहीं होती है, गुणसूत्र पर झिल्ली ही नहीं होती है। यस और नो? ये तो मैट्रिक्स के ऊपर पाई जाने वाली एक परत है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर जैसे ही आप आ जाओगे तो आपको यहां पे दिखेगा कि ये तो फूले हुए गुणसूत्र संरचना थी, ठीक है। यहां पे संकरी सी संरचना आपको दिखेगी। ये जो संकरी सी संरचना हो गई, फूली हुई संरचना थी, अचानक से संकरी हो गई, ये संरचना, इसे क्या बोला जाता है, संकीर्णन को या इसको कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या बोला जाता है, संकुचन। कौन सा संकुचन? प्राइमरी संकुचन कहा जाता है, प्राथमिक संकुचन इसे कहा जाता है। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहा जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया पहला प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसी प्रकार से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। यहां पे देखिए, द्वितीय संकुचन, संकुचन यानी संकीर्णन, दब जाना, नैरो, पतली संरचना हो गई, फूली हुई थी नैरो हो गई, फूली हुई थी नैरो हो गई, तो ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि सेकेंडरी संकुचन या संकीर्णन है। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बातें? बहुत ही सिंपल सी डायग्राम से समझोगे समझ में आ जाएगी। अब जैसे इस द्वितीय संकुचन के आगे आप बढ़ोगे तो आपको एक संरचना दिखाई देगी जिसे बोलते हैं सैट, SAT। सैट जो है इससे जुड़ी हुई एक संरचना होती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। केंद्रिका सैट के द्वारा गुणसूत्र से जुड़ी हुई संरचना होती है, और जिसमें भी ये सैट वाली संरचना होती है, द्वितीय संकीर्णन के बाद में जो भाग बच जाता है उसे SAT या सैट कहा जाता है। क्लियर? और इस प्रकार के गुणसूत्र को कहा जाता है सैटेलाइट गुणसूत्र। ठीक है? ओके। तो ये द्वितीय गुणसूत्र के बाद में पाई जाती है शीर्ष की ओर। यदि आपको पूछ लिया जाए अग्रस्थ रूप में या शीर्षस्थ रूप में, शीर्षस्थ रूप में द्वितीय संकीर्णन के बाद की संरचना है। क्लियर है? और इसके साथ में कौन जुड़ी रहती है, न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका। ये वाला जो रीजन होता है द्वितीय संकीर्णन वाला, उस भाग को NOR के नाम से भी जाना जाता है। NOR का मतलब मैंने ऑलरेडी बता रखा है, न्यूक्लियोलस ओरिजिन रीजन। न्यूक्लियोलस ओरिजिन रीजन कहने का मतलब है केंद्रिका का निर्माण केंद्र किसे कहा जाता है, क्षेत्र इसे कहा जाता है, जहां पर किसका निर्माण हो रहा है, केंद्रिका का। और मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम जो ऑटोसोमल जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं उसके साथ में कौन जुड़ी हुई रहती है भैया, केंद्रिका जुड़ी हुई रहती है। कितना बताया था, 5 जोड़ी यानी 10 केंद्रिका जुड़ी रहती है। याद आ रहा है कुछ? नंबरिंग भी बताई थी क्रोमोसोम की, 13, 14, 15, 21, 22। यस और नो? हाँ। तो आपको पूरा गेम समझ में आ गया होगा। क्लियर? इतनी बात। और ये डायग्राम साथ में, ये यहां पे देखना, एक ब्लैक ब्लैक ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, इन्हें क्या बोला जाता है, देखो ये जो प्राथमिक संकीर्णन है इसी का नाम होता है सेंट्रोमियर। प्राथमिक संकीर्णन को क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर के दोनों तरफ, ऊपर और नीचे की तरफ, पार्श्व रूप में, कहां पे, लेटरल यानी पार्श्व में एक संरचना पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोला जाता है। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहा जाता है। इसी काइनेटोकोर के द्वारा जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, कोशिका विभाजन के दौरान जो तर्कु तंतु नहीं होते कि स्पिंडल फाइबर, जो कि कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं, और मैंने आपको स्पिंडल फाइबर समझाया भी था जब मैं आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह पढ़ा रहा था उस दौरान। ठीक है? तो जो तर्कु तंतु होते हैं इसी काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ते हैं। मैंने, याद करो वापस से, मैंने कहा था कि भैया ये जो गुणसूत्र होते हैं, इस प्रकार से गुणसूत्र जो होते हैं ना, वो गुणसूत्र कोशिका विभाजन के दौरान अपने अपने और के यहां पे, ये जो सेंट्रोसोम था इससे क्या निकल रही थी, किरणें निकल रही थी, है ना, एस्ट्रल रेज निकल रही थी, एस्ट्रल किरणें निकल रही थी, और ये किरणें स्पिंडल फाइबर की थी, और ये स्पिंडल फाइबर आकर के इसके काइनेटोकोर से आकर के जुड़ता है, और जैसे ही जुड़ेगा वो अपनी ओर खींच लिया जाता है, अपने अपने सेंट्रोसोम जो अपनी अपनी दिशा के अंदर होते हैं उसके द्वारा खींच लिया जाता है। तो ये जुड़ते किसके साथ में है, ये जो तर्कु तंतु होते हैं वो किसके साथ में जुड़ते हैं, इस काइनेटोकोर के साथ में जुड़ते हैं, जो कि यहाँ पे कहां पे पाए जाते हैं, सेंट्रोमियर के ऊपर और नीचे। क्लियर है? यानी पार्श्व रूप में उपस्थित संरचना होती है। इतनी बात भी समझ में आ गई ना? अब एक बात समझो, ये जो संरचना आप अंदर देख रहे हो, ये जो अंदर गुणसूत्र के अंदर जो संरचना आप देख रहे हो कुंडलन रूप में, इन्हें बोला जाता है भैया DNA।
एक गुणसूत्र किसका मिलकर के बना हो? न्यूक्लियोप्रोटीन का। यस और नो? प्रोटीन होती है, न्यूक्लिक एसिड होती है, तो न्यूक्लिक एसिड के रूप में यहाँ पे क्या उपस्थित है? डीएनए उपस्थित है। ठीक है, ये जो आपको थोड़ी सी गहरी सी संरचना दिख रही है ना इस प्रकार से, ये गहरी गहरी संरचना, इसे बोला जाता है क्रोमोमियर। क्या कहा जाता है? क्रोमोमियर्स कहा जाता है। क्रोमोमियर्स कुछ और संरचना नहीं है, अपितु ये गहरे कलर के अभिरंजित, जैसे अभिरंजित करते हैं तो गहरी कलर की संरचना होती है जिसमें डीएनए पाए जाते हैं। एक तरह से ये क्या होते हैं? अनुवांशिक इकाई जैसे जीन यहाँ पे उपस्थित होते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? क्रोमोमियर्स कहा जाता है। क्लियर? क्लियर। चलो भैया, ये बात भी आपको समझ में आ गई। टीलोमियर क्या होता है? आप देख रहे हो ये जो क्रोमोनिमा का जो लास्ट का जो भाग होता है, ये जो लास्ट का भाग होता है, इसे क्या कहा जाता है? टीलोमियर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीलोमियर। इसके लिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो टीलोमियर होता है गुणसूत्र का कौन सा भाग होता है? शीर्षस्थ भाग होता है। ये टीलोमियर का कार्य क्या होता है? ये टीलोमियर जो है गुणसूत्रों को आपस में चिपकने से रोकता है। क्या करेगा? गुणसूत्रों को आपस में चिपकने से रोक लेता है। क्लियर है इतनी बात? चलो भैया, सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, इसके फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं, कौन क्या करता है, किस प्रकार से होता है, ये सारी बातें हमने जान ली है। तो ये एक स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम की। जितनी बातें मैंने बताई है उसको आप याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कहां पर उपस्थित है, कौन क्या करता है, ये मैंने बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होंगी। यस और नो? ठीक है, तो टीलोमियर्स के बारे में जान गए। तो ये होती है एक गुणसूत्र की संरचना। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो आगे हम चर्चा कर लेते हैं। सेंट्रोमियर जो आप देख रहे हो ना, जो प्राथमिक संकीर्णन है ना, तो इसे क्या बोला जाता है? इसे मैंने कहा जस्ट आपके सामने कि भैया ये जो है इसे हम सेंट्रोमियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस सेंट्रोमियर की उपस्थिति, जो कि गुणसूत्र फूला हुआ था, संकीर्णन हो गया, क्या है ये? सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्र के विभिन्न प्रकार होते हैं। इन्हें मिटा दूं? ठीक है, देखो यहां पे कोई कंफ्यूज नहीं होगा भैया, मैं वापस से बता रहा हूं, यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो क्वेश्चन जो है इसी प्रकार का पूछेगा और धराशायी हो जाओगे। क्वेश्चन को धराशायी करना है, क्वेश्चन से धराशायी नहीं होना है। ठीक है? ठीक है, चलो मैं इन्हें मिटा देता हूं, आगे बढ़ते हैं हम। और ये मुझे बताने की शायद आवश्यकता नहीं होगी कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं, ये मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं, है ना। अनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक और न्यूक्लियो प्रोटीन के बनी हुई संरचना होती है। यस और नो? ठीक, चलो। हाँ, तो मैं क्या चर्चा कर रहा था, इस सेंट्रोमियर के आधार पर जो गुणसूत्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप होते हैं। एक प्रकार तो कौन सा हो गया? एक जो मध्य के अंदर पाया जाता है, ये सेंटर जिसे बोला जाता है मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक प्रकार का। ठीक है, क्या बता रहा हूं वापस से सुन लो। ये जो सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर की पोजीशन यानी स्थिति के आधार पर इसका बेस क्या है, मैं प्रकार जो बता रहा हूं उसका बेस क्या है? सेंट्रोमियर की स्थिति। ठीक है, किसकी? सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर यहां पे जो गुणसूत्र होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया मेटासेंट्रिक, एक हो जाता है इसमें दूसरा सबसेंट्रिक, सब सेंट्रिक। ठीक है, तीसरा हो जाता है यहां पे एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। चौथा यहां पे कौन सा हो जाएगा? टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। ठीक है, यहां पे देखो मैंने 4 प्रकार आपको बता दिए, चारों के चारों प्रकार आपको एज इट इज एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, भैया याद करना है। मेटासेंट्रिक, सबसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। हिंदी में जान लो अगर जानना चाहो तो। मेटासेंट्रिक को बोला जाता है मध्य, मध्य केंद्र की, मध्य केंद्र की। ठीक है, समझो, नाम हिंदी में ना जान करके इंग्लिश में याद रखना। मेटासेंट्रिक, जब भी आप इस पर गुणसूत्र कैसी संरचना है, बोले सर ऐसी संरचना है। सेंट्रोमियर कहां पे है? यहां पे है, मध्य में है, इतनी ही लंबाई यहां पे है, इतनी ही यहां पे, दोनों की लंबाई दोनों तरफ क्या हो जाएगी? समान। ये जो क्रोमोनिमा है ना, दोनों की लंबाई क्या होती है? समान होती है। ठीक है, तो गुणसूत्र के दोनों भागों की लंबाई क्या होगी? समान होगी, समान लंबाई। अगर समान लंबाई है, समान लंबाई है, तो देखो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाएगी इससे, इस प्रकार से, इस प्रकार से। वापस से देखना, इस प्रकार की संरचना एक गुणसूत्र की आपको बनती हुई दिखाई देगी,
है ना, जिसमें मैं बना सकता हूं इस प्रकार से वी सैप, क्योंकि बीच में है ना, तो बीच में तो वी इसी प्रकार से बनेगा ना, तो इसकी जो आकृति अगर आपको पूछ ले मेटासेंट्रिक की तो वी सैप होती है। क्लियर? ये आकृति भैया याद रख लेना, पूछी जा सकती है कि किसकी वी सैप प्रकार की आकृति होती है, कौन से गुणसूत्र की। समझ में आ गया? ठीक है, मेटासेंट्रिक समझ में आ गया। दोनों तरफ दोनों भाग क्या होते हैं, यहाँ पे समान लंबाई के होते हैं। सैप कैसी बन जाएगी? वी सैप। और सुनो, इतनी देर से मैं तो भूल जाता हूँ, एक बात तो मैं अवश्य भूल जाता हूँ भैया, आपको ये भी नहीं कहता कि शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। यस और नो? पहले दोस्तों देखो, मस्त तरीके से शेयर वेयर किया करो, दोस्तों के साथ में शेयर किया करो क्लास को, ताकि वो भी आनंद उठा सके और हमारे को भी आनंद आ सके। अरे यस सर, नो? ठीक है, चलो। सब सेंट्रिक की अगर मैं बात करता हूं, इसे उपकेंद्रिकी बोलते हैं, यानी कि एक गुणसूत्र की संरचना इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से। ये लो, ये सब सेंट्रिक में बता रहा हूं, यानी जो सेंट्रिक पार्ट तो यहां पे होना चाहिए था, उसके ये जो दोनों सिरे हैं उसकी तरफ हो जाएगा, जो दो शीर्षस्थ भाग है ना उसकी तरफ। दो शीर्षस्थ का मतलब एक ही तरफ जाएगा, सीधी सी बात है। ये जो सेंट्रोमियर है जाएगा तो एक ही तरफ, लेकिन ऐसा नहीं बोलूंगा केवल ऊपर की तरफ या केवल नीचे की तरफ। तो इसलिए मैं बोलूंगा ये जो इसके सिरे हैं उस तरफ से शीर्ष की ओर ये चला जाएगा, मेटासेंट्रिक पार्ट, जिसमें एक भुजा जो होती है ना छोटी होती है, और दूसरी जो भुजा होती है ना वो कैसी होती है, लंबी भुजा होती है। यानी दोनों की लंबाई में डिफरेंस होता है, पूरी तरह से शीर्ष पे भी नहीं होता है, पूरी तरह से केंद्रक पर भी नहीं होता है। कौन? ये सेंट्रोमियर। इसे क्या बोला जाता है? इसे सबसेंट्रिक कहा जाता है। इसकी आकृति कैसी होगी? देखो, इसकी आकृति ऐसे बनाओ, इसकी आकृति को इस प्रकार से बनाओ, ये इस प्रकार से आकृति बनेगी, ये छोटी भुजा, ये बड़ी भुजा, तो ये संरचना होगी एल प्रकार की। तो इसकी आकृति कैसी हो जाएगी? एल सैप। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे आगे मैं चर्चा करता हूं यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक की। एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? शीर्षस्थ वाला भाग, जिसे क्या बोलते हैं? अग्र केंद्र की। एक्रोसेंट्रिक को हिंदी में बोलते हैं अग्र केंद्र की। इसमें क्या होता है? इसमें इस प्रकार का सीन बनता है, जैसे ये कोई गुणसूत्र है, ये लो, ये कोई गुणसूत्र हो गया, ये सेंट्रोमियर हो गया, और यहाँ पे दो छोटी छोटी सी भुजाएं ऐसी बन जाती हैं। ठीक है, यानी कि पूरी शीर्ष पर भी नहीं होती है, पूरी शीर्ष पर भी नहीं होती है, और पूरी यहाँ पे मध्य में भी नहीं होती है, ना इस जगह पे, ना यहाँ पे सब सेंट्रिक रूप में। भैया इसकी जो एक भुजा तो क्या हो जाती है? ज्यादा लंबी होती है, और एक भुजा जो होती है बहुत कम लंबी। ठीक है, इस प्रकार की ये संरचना बनती है, इसे बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, अग्र शीर्षस्थ इसे कहा जाता है। ठीक, अब देखो इसकी संरचना कैसे बन जाएगी? इस प्रकार से, जे आकार की। आप जे में भी देखते हो, ये छोटी भुजा होती है और ये बड़ी भुजा होती है, अगर इसे मिटा दे दो। ठीक है, यहाँ पे इसी प्रकार से, तो इसकी शेप जो होती है ना, जे शेप होती है। ये लो भैया। ठीक, आगे देखो, टीलोसेंट्रिक की बात करता हूं तो इसे बोला जाता है शीर्षस्थ, सबसे ऊपर की तरफ ये पाया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अत्यंत केंद्र की। क्या बोला जाता है? टीलोसेंट्रिक यानी अत्यंत केंद्र की। अंत सिरे के ऊपर उपस्थित होता है, जैसे ये कोई क्या हो गए, यहाँ पे ये गुणसूत्र हो गए। ठीक है, अब ये गुणसूत्र है, इसके यहाँ टॉप पार्ट पे ये गुणसूत्र है, और इसके टॉप पार्ट पे क्या होगा? यहाँ पे सेंट्रोमियर उपस्थित होता है। और ये संरचना देखो किस प्रकार की बन रही है, आई। ये सैप कैसी होगी? आई सैप प्रकार का यहाँ पे क्या पाया जाता है? ये गुणसूत्र पाया जाता है। तो अलग अलग सैप भी याद रखना है। मेटासेंट्रिक वी सैप की होगी, सबसेंट्रिक यहाँ पे एक लंबी छोटी भुजा हो गई, और यहाँ पे एल सैप हो गई, और जो एक्रोसेंट्रिक होती है वो जे सैप हो जाती है, और यहाँ पे आई सैप कौन हो जाती है? टीलोसेंट्रिक। कैसे होती है मैंने आपको बता दिया है, विद डायग्राम समझा दिया है। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ में आ गई होंगी बातें। अब एक शब्द समझो, एक शब्द होता है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप, ये शब्द आपने सुना होगा, या फिर सोना सोना सा होगा, है ना, या तो सुना होगा या सोना सोना सा होगा। कैरियोटाइप का मतलब होता है कि एक जो गुणसूत्र होता है उसकी जो बाह्य स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, उसकी संख्या मान लो, उसकी संरचना मान लो, उसका आकार मान लो, ये सभी को क्या कहा जाता है? इन सबको मिलाकर के कहा जाता है कैरियोटाइप। यदि इनकी संरचना को चित्रित रूप में प्रदर्शित कर दिया जाए तो इसे बोला जाता है क्या? इडियोग्राम बोला जाता है। ठीक है, कैरियोटाइप को यदि चित्रित रूप में कर दिया जाए तो इसे बोला जाता है इडियोटाइप। ठीक, टाइप। चलो भैया, दो टर्म आपने और समझ ली है, साथ में आपने ये समझ लिया है। अब एक बात और समझो,
कुछ एक गुणसूत्र होते हैं जो नॉर्मल साइज से बहुत बड़े होते हैं। इन सबको मिटा दो, इन सबको तो आपको जान लिया, तो इन सबको मैं इरेज कर देता हूं। क्लियर? कुछ एक ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो कि नॉर्मल साइज से ज्यादा होते हैं, यानी कि गैंट होते हैं, बड़े होते हैं। यस और नो? जैसे एग्जांपल के लिए इन्हें विशेष गुणसूत्र कहा जाता है। एग्जांपल के लिए जैसे यहां पे लार गुणसूत्र, लारीय गुणसूत्र, ये इसे लारीय गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? बाल्बी यानी गुणसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बाल्बी यानी, बाल्बियानी गुणसूत्र। ठीक है, क्यों कहा जाता है ये भी मैं बताऊंगा। क्लियर? लारीय गुणसूत्र या फिर क्या बोल दिया? बाल्बियानी गुणसूत्र, या इसी गुणसूत्र का नाम क्या होता है? पॉलीटीन गुणसूत्र। ये शब्द भी सुन लो, पॉलीटीन, पॉलीटीन गुणसूत्र के नाम से इसे जाना जाता है। क्या होता है ये? देखो, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है बाल्बियानी। बाल्बियानी, इजी बाल्बियानी एक वैज्ञानिक है जिन्होंने यहाँ पे सर्वप्रथम ऐसे गुणसूत्र खोजे जो कि साइज आकार में क्या थे भैया? बड़े। और मैंने कहा कि हम विशेष प्रकार के गुणसूत्र पढ़ रहे हैं जो दैत्याकार आकृति यानी बड़ी आकृति के, यहाँ पे लगभग 2 मिलीमीटर तक का इनका आकार इन्होंने पाया। और सबसे पहले इन्होंने जिसमें खोजा, इस इतनी बड़ी क्रोमोसोम संरचना को जिसमें खोजा, वो एक कीटों का गण था। कौन सा गण था? कीट नहीं होते क्या? कीट, हाँ, उनका गण था, जो गण का मैं आपके लिए नाम भी लिख देता हूं। ऑर्डर या इन्हें क्या बोला जाता है? गण। ठीक है, ये लो गण। किस गण के सदस्यों में खोजा भैया? डिप्टेरा नहीं होते क्या? डिप्टेरा, हाँ, डिप्टेरा गण के अंदर बाल्बियानी नामक वैज्ञानिक ने ये दैत्याकार पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज की। लार ग्रंथि में की थी, इसलिए इसको लारीय गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। ये इस प्रकार की संरचना होती है, इस प्रकार से, इस प्रकार की, ये लो। इनमें ये एक फूली हुई संरचना होती है जिसे पफ बोला जाता है, वलय बोला जाता है। ठीक है, और इस गुणसूत्र के ऊपर क्या होते हैं? इस प्रकार से ज्यादा रंजित और कम रंजित यानी कि हल्के और गहरे बैंड पाए जाते हैं जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं उपस्थित होती हैं। ये इसमें भी क्या होती है? पफ, जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं उपस्थित होते हैं। ये क्या होते हैं? पॉलीटीन। पॉली का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे, टीन यानी कि क्रोमेटीन, बहुत सारी क्रोमेटीन यानी संख्या में बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो भैया उसका आकार अपने आप बड़ा हो जाएगा। यस और नो? इस प्रकार के गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के गुणसूत्र को कहा जाता है पॉलीटीन गुणसूत्र। क्लियर है? या बाल्बियानी गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से एक गुणसूत्र होता है जिसे बोलते हैं लैंप गुणसूत्र। लैंप गुणसूत्र, लैंप गुणसूत्र क्या होता है? ये लैंप नहीं होती है लाइट वाली लैंप, जैसे ऐसे डीजल कैरोसिन के द्वारा ऐसे जलाया जाता है लैंप। ठीक है, समझ गए? उसको जैसे ही कालिक उसके चारों तरफ कांच के कालिक लग जाती है तो उसको साफ करने के लिए एक ब्रुश काम में आती है। इस प्रकार से, इस प्रकार की वो ब्रुश होती है, इस प्रकार की। हाँ, तो इसी प्रकार की इन गुणसूत्रों की क्या होती है? संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? लैंप ब्रुश के नाम से जाना जाता है। इनमें एक अक्ष होता है, इस लैंप ब्रुश में, लैंप गुणसूत्र में क्या होता है? एक अक्ष होता है जिसके इस तरफ से क्रोमोनिमा या बहुत सारे क्रोमेटिड पाए जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत सारे पाए जाने के वजह से क्या हो जाते हैं? संरचना इनकी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। यस और नो? देखो, इनकी खोज अगर मैं बात करूं तो रुकरेट नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने? ये लो, खोज भी बता देता हूं, एक का बता दिया, एक का और बता देता हूं, नहीं तो आप बुरा मान जाओगे। रुकरेट नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्लियर है? अब किसमें की थी? अगर इसकी भी अगर हम बात करें तो जो एम्फीबियंस नहीं है ना, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस को आप जानते हो ना, उभयचर, उभयचर, उभयचर की जो प्रारंभिक oocyte अवस्था होती है ना, प्रारंभिक अंडे की oocyte अवस्था। अब oocyte की बात करूंगा तो अंडे की होगी ना, पीत की अंडा। ठीक है, तो उभयचर की जो प्रारंभिक oocyte थी उसमें खोज की रुकरेट नामक वैज्ञानिक ने लैंप ब्रुश की। इस प्रकार से एक अक्ष होता है जिसके चारों तरफ क्या होती है? बहुत ज्यादा संख्या के अंदर यहाँ पे क्रोमोनिमा क्रोमेटिड पाए जाते हैं। यस और नो? ठीक है, तो इनका आकार अपने आप क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है इन क्रोमोनिमा की वजह से। ये दो मैंने आपको दैत्याकार या गैंट गुणसूत्र बता दिए विशेष प्रकार के, आप इनको याद रख लेना है। ठीक है, इनके वैज्ञानिक याद रख लेना है और कहां खोजे गए इनको ये आप याद रख लेना। क्लियर है इतनी बात? ठीक। तो प्यारे दोस्तों देखो, बहुत सारी डिटेल्स मैंने आज की क्लास में बता दी है। मुझे पता है थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई है, लेकिन भैया क्लास शुरू से लेकर के अब तक सारी की सारी इंपॉर्टेंट बनती है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं।
तो क्लास काफी इंपॉर्टेंट थी और उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में भी आ गई है। अगर क्लास आपको समझ में आ गई है तो भैया चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्र मस्त रहो, व्यस्त रहो, मोटिवेट रहो। सेल बायोलॉजी एकदम कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके बारे में जो इसका पार्ट नेक्स्ट बच जाता है, न्यूक्लिक एसिड वगैरह पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी न्यूक्लिक एसिड की होगी। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।